Okay. So, good morning to all of you. सबने होमवर्क किया है? बहुत अच्छी बात है. जो नहीं करेगा उसे इंस्टीट्यूट पनिश करेगी, हमें करने की जरूरत नहीं है. ध्यान दो. और ऐसे स्माइलिंग फेस से बैठने का. शुरुआत में सब बैठता है. हाँ, बाद में. कल हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 जो होमवर्क के दिया हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 सबने किया है? अगर आपने किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है. ये जिसको समझा है उसने होमवर्क किया है, समझना. सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है. क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ वाई. वाई की लायबिलिटी क्या है? क्या है भाई वाई की लायबिलिटी? वाई लायबल है या नहीं? जो लोग नहीं है बोल रहे, दे हैव नॉट अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था वही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिनको नहीं समझा है स्क्रीन पर देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दो. इधर उधर मत देखो, स्क्रीन पर देखो. जिनको नहीं समझा है इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो, X is employed as a cashier on a monthly salary of 2000 by ABC Bank for a period of 3 years. Y gave surety for X conduct. क्लियर है? पढ़ा तो मैं लिखूंगा वहां पर X कैशियर है, ABC बैंक है एंड Y उसका श्योरिटी है. मतलब X हो गया प्रिंसिपल डेटर, ABC बैंक हो गई क्रेडिटर एंड वाई हो गया श्योरिटी. इसमें किसी को कोई डाउट? अब जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं आफ्टर 9 months द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक डिटोरिएट्स. बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया? खराब हो गया. बैंक ने एक्स को कैशियर कहते हुए अपॉइंट किया था. उसकी तनख्वाह क्या थी? 2000 पर मंथ. 9 महीने बाद बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया? डिटोरिएट हो गया. एंड एक्स एग्रीज टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ. मतलब 2000 की जो तनख्वाह थी वो अब कितनी हो गई? 1500. मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो गया ना. बट ये हुआ कब है? आफ्टर 9 months. तो हम लिखेंगे आफ्टर 9 months एक्स की सैलरी हो गई ₹1500 पर मंथ. जब एक्स की सैलरी 2000 से 1500 करनी थी, बैंक ने किसका कंसेंट लेना जरूरी था? श्योरिटी का. श्योरिटी का कंसेंट लिया गया क्या? नहीं. क्वेश्चन हम पढ़ रहे 2 months लेटर, तनख्वाह 1500 होने के 2 महीने बाद, इट वॉज फाउंड दैट एक्स हैज मिस अप्रोप्रिएटेड कैश. मतलब एक्स ने कैश को क्या किया? मिस अप्रोप्रिएट किया, मतलब चोरी किया हुआ है, कैश को एम्बेजल किया हुआ है. सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तब से एक्स ने कंपनी के कैश में, एबीसी एंड कंपनी के बैंक के कैश में क्या हुआ है? अफरा तफर की हुई है. डे वन से अगर अफरा तफर या फिर मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, ऐसा समझ में आ गया. तो अब इस केस में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ वाई द श्योरिटी. हम कहते हैं पहले 9 months के लिए श्योरिटी लायबल होगा, बट 9 months के बाद के लिए नहीं होगा. तो आपको कहना श्योरिटी विल बी लायबल, surety will be liable to the bank for misappropriation but only for the first 9 months. वो करते का यहां पर डायग्राम इज द की फैक्टर. और मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट यहां पर सोचते हैं सर सैलरी पहले 2000 थी अब 1500 हो रही है, तो सैलरी के कम होने से टर्म्स एंड कंडीशंस तो चेंज हुआ ना. अरे हुआ कि नहीं? टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ, श्योरिटी इज डिस्चार्ज. फिर देखो कोई ये नहीं कहेगा सर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कितना हुआ था? 6%. स्टूडेंट कहते हैं सर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया, तो ऐसे केस में स्टूडेंट कहता है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया है, तो अब ऐसे केस में सर इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है ना, तो फिर उसका तो फायदा हुआ ना. फायदा नुकसान की बात नहीं चल रही. अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटा के बीच में, उसमें किसका कंसेंट होना जरूरी है? श्योरिटी का. अगर नहीं है, श्योरिटी डिस्चार्ज है. सबको समझा है? So that was answer for question number 2. Sorry, 3. I hope it is clear. किसी को डाउट हो तो इमीडिएटली पूछ लो. डोंट वेट टिल द एंड ऑफ द लेक्चर.
मैं होमवर्क के जब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं उसी वक्त जब मैं पूछूं डाउट पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इज ए डिस्चार्ज्ड, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है? करेक्ट। एक्सेप्शन नंबर 2 कल देखा था, mere forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor will not discharge the surety। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया? बी ओज सी अ डेप्ट गारंटीड बाय ए। क्वेश्चन में देखो, बी ओज सी अ डेप्ट गारंटीड बाय ए, मतलब ए कौन है? श्योरिटी। बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर। और सी कौन है? क्रेडिटर। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आगे, सी डज नॉट sue बी फॉर अ ईयर आफ्टर द डेप्ट हैज बिकम ड्यू, इन द मीन टाइम बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब डेप्ट ड्यू होने के बाद 1 साल तक सी ने बी से पैसा रिकवर नहीं किया है, सी बी के पास गया नहीं है पैसा रिकवर करने के लिए, और 1 साल होने के बाद बी इंसॉल्वेंट हो गया है। अब सी ए के पास जाता है, श्योरिटी के पास, और बोलता है तुम मुझे पे करो, तुम श्योरिटी हो, श्योरिटी डिस्चार्ज होगा क्या? नहीं। हमने पढ़ा है mere forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor does not discharge the surety। क्योंकि आप सबने पढ़ा है एक डेटर क्रेडिटर के प्रति 3 साल तक लायबल होता है, और 3 साल तक लायबल होता है ना, और बी इंसॉल्वेंट हो भी गया, इंसॉल्वेंट होने से बी की लायबिलिटी कम नहीं होती है, बी की लायबिलिटी उतनी है। और हम देखते हैं प्रिंसिपल डेटा की जितनी लायबिलिटी है उतनी ही श्योरिटी की लायबिलिटी है। तो इस केस में ए श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सबको समझ रहा है? दोनों आंसर अभी तक सबके राइट है, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा, अगर कोई डाउट है तो ही पूछो, कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में पूछा है whether Ravi is discharged from his liabilities to Nalin for any subsequent loan। Fifth question is based on revocation of continuing guarantee। फिफ्थ क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। और एक कंटिन्यूइंग गारंटी जब रिवोक होगा, नोटिस देकर होगा, बट इट विल बी रिवोक्ड ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस, फॉर द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस वो लायबल होगा। तो यहां पर उन्होंने पूछा है क्या सब्सिक्वेंट लोन के लिए रवि डिस्चार्ज होगा? आपको आंसर क्या देना है? यस। आगे पूछा है whether Ravi is liable if Ashok fails to pay 20,000 to Nalin। yes, because रवि ने अपनी लायबिलिटी रिवोक होने से पहले का ये 20,000 है, और यस और नो। तो अपनी लायबिलिटी रिवोक करने से पहले जितना भी लायबिलिटी इनकर होगा उसके लिए श्योरिटी लायबल है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया है अप टू द टाइम ऑफ रिवोकेशन, मतलब रिवोकेशन होने तक नलिन हैड गिवन अशोक कितना? 20,000। तो इन दैट केस हम कहेंगे यस, रवि उस 20,000 के लिए लायबल होगा अगर अशोक ने पे नहीं किया तो। क्लियर है? सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है ना वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। नो वैरायटी सेम क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में वहां पर भी रिवोकेशन ऑफ क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी है। यस और नो? और वहां पर भी देखो क्वेश्चन वही दो पूछे, whether A is discharged from all liabilities for subsequent loan, answer yes है। Will you answer, what will be your answer in case B makes a default in paying to C the money already borrowed? Will be continually liable? Yes or no? Very good। Question number 7 same as question number 3। Question number 8 काफी स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, अगर आया भी है तो देखो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं। A gives to C a continuing guarantee to the extent of rupees 5,000 for the vegetables to be supplied by C to B from time to time on credit। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। C है ना, B को वेजिटेबल्स सप्लाई करने वाला है क्रेडिट पर, उधार पर, समझ रहा है? क्रेडिट पर, जिसके लिए A ने क्या दिया? कंटिन्यूइंग गारंटी दिया है। कितना? 5,000 तक का। तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम में हम लिखेंगे ए ने कंटिन्यूइंग गारंटी दिया है किसके लिए? जो सी बी को क्या करने वाला है? वेजिटेबल्स सप्लाई करने वाला है। यस और नो? हम उसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। सी कौन है? क्रेडिटर है। और ए श्योरिटी है। ए ने कैसा गारंटी दिया? कंटिन्यूइंग गारंटी ऑफ रुपीज 5,000, वेजिटेबल्स ऑन क्रेडिट है। और करते का मैंने क्वेश्चन को डायग्राम में क्या कर दिया? पहले कन्वर्ट कर दिया।
और अब मैं वहां पर पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है आफ्टरवर्ड्स बी बिकेम एम्बरेस, मतलब बी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया, खराब हो गया, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, इतना क्लियर कर दिया है, श्योरिटी के नॉलेज के बगैर, मतलब श्योरिटी के कंसेंट के बगैर, बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट दैट सी शैल कंटिन्यू टू सप्लाई बी वेजिटेबल्स, बट कैसे, अब अरे कैसे सप्लाई करेगा, फॉर रेडी मनी, मतलब कैश नाउ। जब बी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया, अब सी और बी में एग्रीमेंट हो गया कि वो सिर्फ कैश में होगा, जिसके बारे में श्योरिटी को पता नहीं है, मतलब जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ है कैश में होने का, उस दिन से श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। अरे हुआ कि नहीं, आगे पूछा है एंड दैट द पेमेंट्स शैल बी अप्लाइड टू द देन एग्जिस्टिंग डेब्ट बिटवीन बी एंड सी, कोई भी पेमेंट आता है तो वो उसके एग्जिस्टिंग डेब्ट्स के लिए यूज होगा, चलेगा क्या, देखो एक बार वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, श्योरिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो आगे देखो क्या लिखा है, वेदर ए इज लायबल ऑन इज गारंटी गिवन टू सी, नो, आपको कहना ए इज नो लॉन्गर लायबल नाउ बिकॉज पहले क्रेडिट में था तब ए का श्योरिटी था, अब रेडी मनी हुआ है, ए इज नो लॉन्गर लायबल, आपको कहना है ए इज नो लॉन्गर लायबल। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, तीनों में वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 किस पर है, यहां पर है ना स्टूडेंट को डायग्राम ही नहीं जमा। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने ईमानदारी से कोशिश की होगी, काफी स्टूडेंट को डायग्राम ड्रॉ करते ना है, मुझे डायग्राम, अरे भाई बहुत सिंपल हिंट में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है इज ए डिस्चार्ज फ्रॉम इज लायबिलिटी, तो एक चीज क्लियर है, उन्होंने ए श्योरिटी होगा, दिमाग तो लगा सकते हो कि नहीं, ए श्योरिटी है, अच्छा फिर भी नहीं समझ रहा किसी को, तो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन से भी समझेगा, सुनो, सी द होल्डर ऑफ एन, क्या दिया है, ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी, इतना क्लियरली दिया है, ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी, मतलब ए हुआ श्योरिटी, बी हुआ प्रिंसिपल डेटा, मतलब सी कौन हुआ, अब आगे पढ़ो, सी द होल्डर drawn by A as surety for B and accepted by B contracts with X to give time to B, C ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, X के साथ, B को टाइम देने के लिए, मतलब C ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कल देखा था ना, वो कल पहले होता ना, कल के हमारे एग्जाम्पल में कौन था, T था, ये सुनो, अब यहां पर C, अगर जिसने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना एग्जाम में उसको आंसर आ गया, जैसे डायग्राम ड्रॉ करेगा वो बोलेगा यस, सेम पॉइंट हमने क्लास में देखा है, ये एक्सेप्शन टू डिस्चार्ज श्योरिटी नंबर 1 है, जहां पर प्रिंसिपल सॉरी क्रेडिटर थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करता है, जिससे प्रिंसिपल डेट डिस्चार्ज नहीं होगा तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में इंपॉर्टेंट था उसका डायग्राम। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 वाज सेम जो कल हमने देखा था, फार्मर जमींदार, फार्मर जमींदार का जो क्वेश्चन देखा था, जिसमें देखा था जमींदार फार्मर को पानी सप्लाई करने वाला था जो उसने नहीं किया, मतलब क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर विल रिलीज द प्रिंसिपल डेटर एंड हेंस द श्योरिटी इज डिस्चार्ज देखा था। रिया सुनो, यहां पर क्या हुआ, ए ने कॉन्टैक्ट किया बी के साथ फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब ए बी के लिए कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब देखो ए का ड्यूटी है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना, ए प्रिंसिपल डेटा है, बी के लिए कर रहा है, आगे दिया है बी विल सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल, बी ए को क्या सप्लाई करेगा, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस, सी ने ए के परफॉर्मेंस का क्या दिया, गारंटी दिया है, इस तरह से बी क्या सप्लाई करने वाला है, मटेरियल, सो मटेरियल सप्लाई कौन करेगा, बी, मटेरियल सप्लाई बी करने वाला है। आगे देखो क्या लिखा है, बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर एग्रीमेंट, इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, अगर बी ने अपना प्रॉमिस किया मटेरियल सप्लाई नहीं किया, ए इज रिलीज्ड, प्रिंसिपल डेटा अगर रिलीज हो गया तो श्योरिटी क्या होगा, डिस्चार्ज। ये भी जिसको नहीं समझा ना, पोगो देखो पोगो, अब इतना डिटेल में मैंने समझाया है, आई होप इट इज क्लियर, कल मैंने बहुत डिटेल में लिया था ये पॉइंट। आगे करेक्ट इनकरेक्ट में आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट नंबर 1, पहला सुन लो, पहला करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, कुछ स्टूडेंट उसको करेक्ट बोलते हैं, इसने बोलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्यों, वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
हमने देखा था वेरिएशन ऑफ कॉन्टैक्ट है, श्योरिटी डिस्चार्ज एब्सोल्युटली वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज ओनली सब्सिक्वेंट टू वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, पहले 4 वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट क्या लिखा, इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वेरिएशन टर्म्स में होने के बाद श्योरिटी डिस्चार्ज है। पहले में और चौथे में फर्क क्या है, पहला वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और चौथा वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने ये पॉइंट कल डिस्कस किया था। तो पहले केस का आंसर क्या है, इनकरेक्ट। चौथे को पढ़ने के बाद आंसर क्या है, करेक्ट। सेकंड का आंसर क्या है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट। जहां पर आप मुझे बोलोगे सर एक्सप्लेन करो, वही पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज जिसने होमवर्क नहीं किया है मैं चाहता हूं कि उसे थोड़ा पिंच हो, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इनकरेक्ट। जो करेक्ट बोल रहा है ही इज ओनली फिजिकली इन द क्लास, मेंटली ही इज नॉट इन द क्लास। अरे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इनकरेक्ट है। व्हाई, सर लाइफ इंश्योरेंस, अरे लाइफ इंश्योरेंस यहां पर आता नहीं है। उन्होंने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस दिया क्या, नहीं। उन्होंने क्या कहा, दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट फुल्ली कवर्ड। अगर मैं आपको पूछूं कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मैं आपको पूछूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेस्ट एग्जांपल दो, तो आप कौन सा एग्जांपल देते हो, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली कवर्ड। क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है, देखो मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर फुल्ली कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर फुल्ली कवर्ड, all contracts of insurance are fully covered, all contracts of insurance are not fully covered, all contracts of insurance आता not fully covered तो करेक्ट आता, बट दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट फुल्ली कवर्ड आ गया तो इनकरेक्ट आया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दी कॉन्ट्रैक्ट्स गलत है का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, इनकरेक्ट। यहां पर इंडेमिटी और गारंटी के सारे क्वेश्चंस हो गए। 2 special contracts we have discussed. We move on to the next special contract, a very interesting contract, that is contract of Belmont. आपकी नोटबुक में हेडिंग दो, शर्मा मत बिल्कुल भी, और हेडिंग दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट किसे कहते हैं, बेलमेंट हम कल देख चुके हमारे बिगिनिंग वाले लेक्चर में, कल परसों। क्या हमने देखा है, सुनो, बेलमेंट में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और बेलमेंट में हमने एग्जाम्पल देखा था कि आपने आपके फ्रेंड से उसका बुक लिया या आपने आपके फ्रेंड से पेन छीन लिया, दोनों केस में आपको क्या मिला, कंसिडरेशन, पेन और बुक। आपके फ्रेंड को क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू, क्या मिला, पेन मिला। आप जब पेन उससे छीनोगे तो नया पेन दोगे उसे, तो ऐसे तो मैं आपको रोज पेन ला के दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड से आपने पेन छीन लिया, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आप मानते हो बेलमेंट हुआ है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी है। आपको कंसिडरेशन मिला है पेन, मेरा क्वेश्चन आपको यह है, आपके फ्रेंड को क्या मिला, कुछ भी नहीं, ऐसा चलेगा क्या, आपके फ्रेंड को कुछ भी नहीं मिला, ओके। अगर आपके फ्रेंड को कुछ भी नहीं मिला और आपको क्या मिला, पेन मिला, तो ऐसे केस में हम उसे कहते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट। क्या कहते हैं, ग्रेचुअस बेलमेंट। ग्रेचुअस मतलब क्या, विदाउट कंसिडरेशन, जहां पर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना जरूरी नहीं है। देखो, आपको पेन मिला, आपके फ्रेंड को दोस्ती दुनियादारी नहीं मिला है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। उसे कोई कंसिडरेशन मिला है क्या, नहीं। इसका मतलब है, इसलिए बेलमेंट को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यहां पर कंसिडरेशन ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी है। यहां पर आपको जब बुक मिला या पेन मिला, आपके फ्रेंड को कुछ नहीं मिला, तो ग्रेचुअस बेलमेंट हुआ। ग्रेचुअस बेलमेंट एक टाइप है,
सुन लो, बेलमेंट का और एक टाइप है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। आपने गाड़ी सर्विसिंग के लिए गैराज में, गाड़ी उनकी हो गई क्या? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और ऐसे केस में गैरेज मालिक को कंसिडरेशन क्या मिला? सर्विसिंग चार्जेस। आपको क्या मिला? गाड़ी का फी, गाड़ी का सर्विसिंग, गाड़ी का सर्विसिंग आपको मिला, उसको सर्विसिंग चार्जेस मिला, दोनों पार्टीज को कंसेशन मिला। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दोनों पार्टीज को कंसेशन मिलता है उसे हम कहते हैं नॉन ग्रेचुअस। नॉन ग्रेचुअस, बिकॉज ग्रेचुअस में एक को ही कंसेशन मिलता है, नॉन ग्रेचुअस में दोनों को मिलता है। वो करता है का? सबको समझ रहा है? अब सुनो, ये तो हुआ ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस, जो बेलमेंट के दो क्या है, सब क्लासेस है। बेलमेंट के दो टाइप्स हम कह सकते हैं। बट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो, वो अगर एंटर करना है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एंटर करने के लिए देयर आर सम 6 एसेंशियल कंडीशंस। कितने? 6 to 7 एसेंशियल फीचर्स। वो अगर 6 to 7 एसेंशियल फीचर्स सेटिस्फाई होते हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वैलिड है, वरना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वैलिड नहीं है। वो एसेंशियल फीचर्स क्या है वो भी हमें देखना है। बट पहले आपके नोटबुक पे सबने हेडिंग दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, आप लिख लो स्क्रीन पर जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया वहां पर पॉइंट नंबर 1 कहते हुए आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और उसके नीचे आप इस तरह से 2 एरोज ड्रॉ करोगे। पहले एरो में आप लिखोगे क्या क्या लिखोगे? ग्रेचुअस बेलमेंट लिखोगे ना। ग्रेचुअस बेलमेंट का मीनिंग क्या दिया है? नो कंसिडरेशन इज देयर टू बोथ द पार्टीज। आप लिखो नो कंसिडरेशन इज there to any one of the parties, to any one of the parties। किसी एक पार्टी को उसमें कंसिडरेशन नहीं मिलता है तो उसे ग्रेचुअस कहते हैं। और करते का नॉन ग्रेचुअस में क्या लिखा है? बोलो ना, बोथ पार्टीज गेट सम कंसिडरेशन। जो सो रहे जाग जाओ, जो जाग रहे जागे रहो। सबको समझ रहा ना? नीचे देखो ये लिखा है, क्लियर है? नीचे नेक्स्ट हेडिंग देना, पॉइंट नंबर 2 हेडिंग देना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और लिखना कुछ मत, हेडिंग देना सिर्फ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के नीचे जो लिखा है वो लिख लेना। उसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। और एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 148। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 148। पढ़ू मैं? बेलमेंट के दो टाइप्स सबने लिख लिए। ग्रेचुअस को हम क्या कहते हैं? विदाउट कंसिडरेशन। ग्रेचुअस को विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेचुअस को विद कंसिडरेशन। एक होगा विदाउट कंसिडरेशन, एक होगा विद कंसिडरेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हेडिंग देकर एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट का सेक्शन क्या लिखोगे? 148। और वो लिखने के बाद पेन नीचे रखो, कोई कुछ लिखेगा नहीं जब तक मैं ना कहूं। कोई कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान दो। इतना बोलने के बावजूद कुछ स्टूडेंट से दिल है कि मानता नहीं। इधर देखो, ध्यान दो, लिखो मत। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को अगर वैलिड करार देना है तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसमें पहला एलिमेंट मैंने दिया है वहां पर, बेलमेंट हर वक्त, बेलमेंट में जो गुड्स होने चाहिए उस गुड्स का हर वक्त क्या होना चाहिए? डिलीवरी। डिलीवरी कैसा होना चाहिए? एक तो फिजिकल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। ओहो, बेलमेंट का मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो सर जिसमें फिजिकल डिलीवरी हो रहा है। गाड़ी सर्विसिंग को दिया जा रहा है, फिजिकल गाड़ी जा रहा है ना, फिजिकली आप गाड़ी का फोटो भेज रहे हो क्या सर्विसिंग के लिए? फिजिकली जा रहा है ना, मतलब फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके सर, फिजिकल समझा सर। पहले सिंबॉलिक दो, कंस्ट्रक्टिव थोड़ा अभी तक रिकलेक्ट होना बाकी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सिंबॉलिक बोलो सर, सिंबॉलिक। वैले पार्किंग, आप गए 5 स्टार होटल में, एंटर किए, वहां पर रिसेप्शन पर चाबी थाम दी, उनने आपको टिकट डॉकेट नंबर दे दिया, आपने क्या किया? वैले पार्किंग किया, आपने चाबी उसको दी। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आपने गाड़ी उठाकर दी कि चाबी दी?
मतलब आपने सिंबॉलिक डिलीवरी किया. आर यू गेटिंग मैटर? सिंबॉलिक डिलीवरी. अच्छा सर फिजिकल बताया, सिंबॉलिक बताया. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में देयर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट चेंज इन पोजीशन. एक्स के गुड्स ए के वेयरहाउस में है, आप सबने पढ़ा है ये वाला एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. एक्स के गुड्स ए के वेयरहाउस में है और एक्स से वो गुड्स वाई खरीद लेता है. एक्स वाई को कहता है तुम ए के पास जाकर वो गुड्स ले लो. वाई ए के पास जाता है, कहता है तुम्हारे पास एक्स के गुड्स है ना? ए कहता है. वाई कहता है एक्स का नाम कट करो, मेरा नाम वहां पर लिखो, मैंने वो गुड्स परचेस किए, ये इनवॉइस. ए एक्स का नाम कट कर देता है, वाई का नाम डाल देता है. वाई कहता है ए को मुझे जरूरत पड़ने पर मैं कॉल करूंगा, गुड्स भिजवा देना. ए कहता है ठीक है. अब यहां पर एक्स से ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गया? वाई को. बट गुड्स पहले भी ए के वेयरहाउस में थे, अभी भी ए के वेयरहाउस में है. तो यहां पर वाई को जो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, जो सेल हुआ है, वो कैसे हुआ है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से हुआ है. बेलमेंट भी ऐसा हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से. बेलमेंट कैसे होगा? अभी एग्जाम्पल मैंने सेल का दिया, ये बेलमेंट का नहीं था. अब बेलमेंट का एग्जाम्पल सुनो. आप गए तिलक रोड पर टीवी खरीदने. पुणे में तिलक रोड है ना, पता ना सबको, फेमस तिलक रोड. टीवी खरीदने गए आप, टेलीविजन. आप टेलीविजन खरीदने गए और आपने टेलीविजन खरीदने के लिए पैसा दे दिया. जो विंडो में रखा हुआ टेलीविजन था 50 इंचेस का, आपको पसंद आया, आपने पैसा दे दिया, इनवॉइस आपके नाम का बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड, यू आर द बायर, ही इज द सेलर. फिर आपको पता चला अरे टीवी तो बड़ा, काफी बड़ा है, मैं तो टू व्हीलर पे आया हूं. आपने उसे कह दिया ठीक है भैया टीवी इधर ही रहने दो विंडो में, मैं शाम में आकर लेके जाता हूं. बोलता ठीक है, पैसा तो उसको आ गया. बोलता ठीक है. अब ऐसे केस में उस टीवी के ओनर आप ही हो. खरीदने से पहले ओनर कौन था? शॉपकीपर. अब खरीद लिया है तो ओनर कौन हो गए? आप. ओनरशिप ट्रांसफर हो गया क्या? आप शाम में आकर टीवी का डिलीवरी लेने वाले हो, वहां पर पोजीशन पहले जहां पर था वहीं पर है. मतलब देयर इज अ चेंज इन ओनरशिप विदाउट चेंज इन पोजीशन. और आप में और उस शॉपकीपर में अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं, क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप आपके पास है, पोजीशन भले उसके पास है. वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट कब हुआ? जैसे आपने पैसा दे दिया, टीवी डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बायर का लायबिलिटी आ गया. अरे पढ़ा है ना सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जैसे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं, लायबिलिटी किसका होता है? बायर का. भले ही मैंने आपको सीपीटी लेवल में या फाउंडेशन लेवल में ये पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है. सबने ये बेसिक पढ़ा है कि नहीं? तो डिलीवरेबल स्टेट में जब गुड्स होते हैं, गुड्स की लायबिलिटी किसकी होती है? बायर की. यहां पर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया बेलमेंट का, वो कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट हुआ. कंस्ट्रक्टिव मतलब ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? 2. अब सुनो, अगर 2 पार्टीज होते ना, जो गुड्स का ओनर होता है, ओनर, उसे बेलर कहते हैं, बेलर. और जो गुड्स का, जिसे गुड्स बेलमेंट में दिया थे, उसे कहते हैं बेली. बेली का स्पेलिंग BELLY नहीं है, BAILEE है, बेली. आई होप यू गेटिंग. मतलब एक होगा बेलर, BAILOR बेलर, और दूसरा होगा बेली. जिसको समझाए ठीक है, जिसको नहीं समझाए कुछ नहीं कर सकते, भगवान उनका भला करे. मैं पॉइंट जो बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? डिलीवरी. डिलीवरी कैसा होना चाहिए? फिजिकल, कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक. फर्स्ट सबको क्लियर है? सेकंड एलिमेंट क्या लिखा है? गुड्स. गुड्स कैसे होने चाहिए? मूवेबल. मूवेबल गुड्स होने चाहिए, इमूवेबल नहीं चलेगा. सर मैंने मेरा फ्लैट किराए पर दिया किसी को, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. फ्लैट किराए पर दिया, क्या बेलमेंट हुआ? नहीं ना मुन्ना ना. बेलमेंट क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज फ्लैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. वो करते का, तो फ्लैट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, भले ही देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वो बेलमेंट नहीं होगा, बिकॉज बेलमेंट के लिए सेकंड एलिमेंट है गुड्स कैसे होने चाहिए? मूवेबल. नंबर 3, जो पर्सन गुड्स देगा, ओनर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? बेलर. जिसे दिया जाएगा उसे कहते हैं बेली. 4 पॉइंट्स हुए. 5वां पॉइंट, बेलमेंट मस्ट बी बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? एक्सप्रेस या इंप्लाइड. सर एक्सप्रेस तो पता है, एक्सप्रेस हमें समझता है,
एक्सप्रेस का मीनिंग क्या हुआ? बाय इधर बाय ओरल और इन राइटिंग जितने भी बेलमेंट होते हैं एक्सप्रेस होते हैं। सर इंप्लाइड बेलमेंट का एग्जाम्पल कोई दे सकते हो क्या सर? तो लो सुनो, सबको पता है, फाइंडर ऑफ गुड्स, माझा रुमाल हरवला तो कोणाला सापडला, पता है कि नहीं? क्लास में आपका मोबाइल रह गया और वो मुझे मिल गया, तो क्या मोबाइल मेरा हो गया? नहीं, मेरा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जब मोबाइल आपका था, क्लास में आप भूल गए हो, आई एम द फाइंड ऑफ दैट मोबाइल। तो फाइंड ऑफ दैट मोबाइल है, मोबाइल मेरा नहीं होगा, मेरा ड्यूटी होगा ओनर को ढूंढने का। मतलब मेरे पास जो मोबाइल का पोसेशन आया है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और ओनर में और मुझ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है, बट वो कैसे हुआ है? इम्प्लाइड हुआ है। इम्प्लाइड मतलब कंपल्सरी बाय लॉ। एक्सप्रेस मतलब दोनों पार्टीज की मर्जी से हुआ है, इम्प्लाइड में लॉ की मर्जी से हुआ है। दोनों पार्टीज की मर्जी हो ना हो, मेरे में और उसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो दिया ना, बाय कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड, उसको मैं एग्जांपल क्या दूंगा? फाइंडर ऑफ गुड्स। वो करते का कितने एलिमेंट देखे अभी तक? 5। जो 3 बोल रहा है घर को जाओ, 5 एलिमेंट देखे, 5। पहला एलिमेंट क्या देखा है? पहला एलिमेंट डिलीवरी। डिलीवरी कैसे होगा? फिजिकल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। दूसरा गुड्स, गुड्स कैसे होंगे? मूवेबल। तीसरा बाय वन पर्सन। चौथा टू अनदर पर्सन। पांचवा बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। 6 पॉइंट देखो, फॉर सम पर्पज, बेलमेंट मस्ट बी फॉर सम पर्पज, किसी कारण की वजह से बेलमेंट होना चाहिए। मैं जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए किसी देता हूं, पर्पज क्या है? सर्विसिंग। मैंने गाड़ी किराए पर ली, रेंट पर ली, पर्पज क्या? रेंट यूज करना। मैंने टेलर को कपड़े दिए, पर्पज क्या है? कपड़ों को सीना। हर केस में बेलमेंट के लिए कुछ पर्पज है। देखो क्या दिया पर्पज में, एक तो वो जॉब वर्क होगा, सेफ कस्टडी होगा या यूज होगा। बेलमेंट बगैर पर्पज के होगा नहीं, कुछ कारण से होगा। लास्ट 6 पॉइंट, गुड्स shall be returned back either in original form, altered form or disposed of according to the directions of bailor। बेलमेंट का 7th कंडीशन है, जो गुड्स हम बेलमेंट में देते हैं, दे मस्ट बी रिटर्न बैक ओरिजिनल फॉर्म में, अल्टर्ड फॉर्म में या अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर उसे डिस्पोज करना है। तीनों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। गुड्स टू बी रिटर्न बैक इन ओरिजिनल फॉर्म। मैंने होंडा सिटी गाड़ी मेरी सर्विसिंग के लिए दी, आई वांट बैक इन ओरिजिनल फॉर्म, आई विल नॉट गेट बीएमडब्ल्यू। होंडा सिटी थी तो होंडा सिटी मिलेगी ना। अरे यस और नो? मतलब अगर मैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रहा हूं, आई विल गेट रिटर्न बैक इन ओरिजिनल फॉर्म। मैंने टेलर के पास कपड़ा दिया सीने के लिए, आई डोंट वांट इन ओरिजिनल फॉर्म, आई वांट इन अल्टर्ड फॉर्म। वो करते का मतलब एक तो ओरिजिनल फॉर्म में हो, अल्टर्ड फॉर्म में हो, या फिर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। कैसे? मैं मान लो मेरा गाड़ी रेंट पर देने का बिजनेस है नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं, और मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी एस्टॉन मार्टिन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सारी गाड़ियां मैं रेंट पर देता हूं, फेरारी वगैरह। कुछ 500 रुपए किलोमीटर से होती है फेरारी, 500 रुपए किलोमीटर से फेरारी मिलती है रेंट पर, और मेरी ये गाड़ियां जो रेंट पर देने का बिजनेस है। अब एक बंदा है, मान लो रुद्राक्ष नाम का एक बंदा है, जिसने ठान लिया कि एग्जाम होने के बाद मुझे अब जाना है गोवा, चिल डाउन इन गोवा फॉर 1 वीक। वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है फेरारी गाड़ी मुझे रेंट पर चाहिए, किराए पर। मैं कहता हूँ चलेगा, बट 1 हफ्ते के लिए अगर तुम्हें जाना है, 1 किलोमीटर का 500 रुपये लगेगा। बोलता है डन, कोई दिक्कत नहीं, डैड इज ग्रेट। अब ऐसे केस में रुद्राक्ष ने 1 हफ्ते के लिए वो कार किराए पर ले ली। मैं कौन हुआ? बेलर। रुद्राक्ष कौन हुआ? बेली। 1 हफ्ता एंड होने आया। 1 हफ्ता जैसे एंड होने आया, वहां पर उस वीक में एक गोविंद नाम का बंदा मेरे पास आया और मेरे को बोला मुझे भी फेरारी कार किराए पर चाहिए। मैंने कहा रुको, एक बंदा गया है, वो आने के बाद तुम्हें दे देता हूँ। 7 डेज जैसे खत्म हुए, 1 हफ्ता खत्म हुआ, मैंने रुद्राक्ष को कॉल किया और उसे कह दिया तुम कार, गोविंद नाम का एक बंदा आएगा, उसे हैंड ओवर कर देना। रुद्राक्ष कहता है ठीक है। रुद्राक्ष बेली था, उसने कार मुझसे ली थी, नियमों के तहत कार उसे मुझे लौटानी थी, बट बेलर के डायरेक्शंस के अनुसार उसने कार को डिस्पोज कर दिया। किसको? गोविंद को। भले उसने गोविंद को दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वैलिड है। बेलमेंट में गुड्स मस्ट बी रिटर्न बैक जो है, यहां पर उसने भले मुझे लौटा ही नहीं है, मेरे इंस्ट्रक्शन पर किसी और को दिया, तो भी बेलमेंट वैलिड है ना। तो बगैर देखे मुझे बोलो लास्ट 7th एलिमेंट बेलमेंट का क्या है? बगैर देखे गुड्स मस्ट बी डिस्पोज ऑफ
oh sorry, goods must be returned back either in original form, altered form, or disposed of according to the directions of bailor. सबको क्लियर है? यस, अब आप लिखना शुरू करो वन बाय वन. नीचे एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट लिखो, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे से लिखो, डरो मत. बोलो, सबका हो गया? नहीं हुआ तो लिखो, चिल्लाने की क्या जरूरत है, नहीं बोलो बस. Be fast, huh? You're not 10th or 12th standard students. You must be very active. Active in the class, in the right sense, the right manner, and for the right purpose, and with the right person, and for the right reason, and for the right people, and for your parents. Yes, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, अगर सबका लिख कर हो गया तो. ऐसा कोई सिचुएशन बताओ जहां पर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा इवन इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट कैन अराइज इवन इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन पार्टीज. ऐसा कोई एग्जाम्पल दो. बेलमेंट कैन अराइज इवन इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई एग्जाम्पल दो. अरे फाइंडर ऑफ गुड्स अभी अभी लिखा है ना. फाइंड ऑफ गुड्स एक स्पेशल पॉइंट है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी एंटर हुआ है तो भी बेलमेंट क्या होगा, एंटर होगा, बिकॉज वो इंप्लॉयड होगा. नंबर वन. नंबर टू, लिसन नाउ. आपने आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया,
अब बैंक के पास पैसा चला गया, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस और नो? तो बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना क्या बेलमेंट होगा? आप बेलर होंगे और बैंक बेली होगा? नहीं। रीजन नंबर वन, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप बन जाते हो क्रेडिटर, बैंक बन जाती है डेटर. देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली बिकॉज मनी मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट. आप लिखो आपके नोट्स में नीचे, वो जो दिया ना 7 पॉइंट्स, उसके नीचे लिखो स्पेशल नोट. स्पेशल नोट में आप लिखो मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट. मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट is not bailment, is not bailment because डैश करके नंबर वन लिखो नीचे. नंबर वन, मनी इज नॉट रिसीव्ड. आप क्या लिखोगे? मनी इज नॉट रिसीव्ड इन आइडेंटिकल फॉर्म. मनी इज नॉट रिसीव्ड इन आइडेंटिकल फॉर्म बट is received in equivalent form. Money is not received in identical form but is received in equivalent form. वो करते है का? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मीनिंग बता रहा हूं. एंड करके नंबर 2 लिखो. there is a debtor creditor relationship between bank and the customer. There is a debtor creditor relationship between the bank and the customer. मतलब दोनों में बेलर बेली नहीं होता है. क्या होता है? डेटर क्रेडिटर होता है. बैंक एंड द कस्टमर वो करते हैं. मैंने पहला पॉइंट क्या लिख कर दिया था आपको? मनी रिसीव्ड इज नॉट इन आइडेंटिकल फॉर्म बट इन इक्विवेलेंट फॉर्म. मतलब क्या? मैंने मेरे बैंक अकाउंट में 500 के 100 नोट्स, 500 के 100 नोट डिपॉजिट किए 50,000. 500 के 100 नोट्स डिपॉजिट किए 50,000. नेक्स्ट डे में विड्रॉ करने गया या सेम डे इवनिंग में विड्रॉ करने गया, मुझे सेम 500 के 100 नोट दिए जाएंगे? अरे हम बेलमेंट में कहते हैं गुड्स मस्ट बी रिटर्न बैक इन ओरिजिनल फॉर्म और अल्टर्ड फॉर्म और मस्ट बी डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर. मतलब जैसा बेलर बोलेगा वैसा मिलना चाहिए. So keep that in mind. Money is not received back in what? Identical form. It is received back in equivalent form. हो सकता है मुझे 100 के नोट मिले. अरे yes or no? So keep that in mind. अब 2 पॉइंट्स के साथ मनी क्यों गुड्स नहीं, बेलमेंट नहीं है, सबको क्लियर है? मनी डिपॉजिट बैंक अकाउंट. स्पेशल पॉइंट नंबर 2 मैं लिखकर नहीं दे रहा हूं. आई होप यू ऑल नो फाइंड ऑफ गुड्स. फाइंड ऑफ गुड्स इज स्पेशल पॉइंट नंबर 2 अगर आपने एसेंशियल्स में लिख दिया तो. अब हम जाते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के डिफरेंस पर. एवरीवन इन योर नोटबुक गिव द हेडिंग डिफरेंस बिटवीन ग्रेचुअस बेलमेंट नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट. और जो मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं वो डिफरेंस लिख लो. ग्रेचुअस बेलमेंट और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के डिफरेंसेस लिखो.
आप पॉइंट लिखते जाओ, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आप लिखो, सिर्फ लिखने का काम आप करो। सेकंड पॉइंट लिख कर हो गया सबका? सेकंड, थर्ड, तो लिखो ना। इन ऑल कितने डिफरेंसेस है? 6। डिफरेंसेस लिखने के बाद वो डिफरेंसेस को हाईलाइट भी करो, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट द वर्ड्स। सबका लिख कर हो गया? कौन से डिफरेंस तक आए हो? अच्छा। यस, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ वन बाय वन। जिसका लिखना नहीं भी हुआ बाद में कंप्लीट करो, मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। फर्स्ट,
ग्रेचुअस बिलमेंट और नॉन ग्रेचुअस बिलमेंट का फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखा है? नो कंसेशन, सम कंसेशन, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एवरीवन इज अवेयर. नंबर 2, ग्रेचुअस में लिखा बेनिफिट ऑफ आइदर, बोलो आइदर बेलर और आइदर बेली. मतलब ग्रेचुअस में दोनों में से एक का फायदा होगा, दोनों का फायदा नहीं होगा. सर एग्जांपल दो, लो सुनो. पहले सिर्फ बेलर का फायदा होगा, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं. आपके एक दोस्त का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट. आपको आपके मुंबई वाले शॉप में गुड्स क्या करने, सेंड करने. आप आपके दोस्त के पास गए और उसे बोला, अरे यार तेरा ट्रक एवरीडे मुंबई जाता है, ये गुड्स मुझे मेरे मुंबई शॉप में देने. वो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दो. तुम गुड्स उसको देते हो, तुम बोलते हो काहे का पैसा लो, बोलता काहे का पैसा. तो बोलते नहीं कंसिडरेशन कुछ तो लगे. बोलता नहीं रे, दोस्ती में सब चलता है, मेरा ट्रक हर रोज जाता ही है, क्या फर्क पड़ता है, तेरे गुड्स दे देता हूँ. तो बोलता नहीं कुछ तो लो. बोलता नहीं कुछ नहीं लूंगा, तेरे से कुछ नहीं लूंगा. अब तुमसे उसने पैसा लिया क्या? नहीं. आप कौन थे उस गुड्स के? बेलर. वो कौन था? बेली. बिकॉज द गुड्स यू हैड ट्रांसफर्ड, देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. और यस और नो, इस पूरे एग्जाम्पल में बेनिफिट किसको मिला? बेलर को मिला. मतलब ग्रेचुअस बेलमेंट में एक तो बेलर को बेनिफिट मिलेगा या बेली को मिलेगा. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं जहां पर बेली को बेनिफिट मिलेगा. आप के दोस्त ने नई गाड़ी ले ली, आप वेट ही कर रहे थे. जैसे उसने नई गाड़ी ली, आपने उसे कह दिया एक हफ्ते के लिए गाड़ी मुझे दे दो, मैं थोड़ा चेक करता हूं बराबर है या नहीं. गाड़ी नई थी, टंकी फुल थी. गाड़ी नई थी, टंकी फुल थी. गाड़ी आपके दोस्त ने आपको दे दी. आपके दोस्त ने क्या कर दिया? बेलमेंट किया. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. इसमें बेलर कौन हुआ? आपका दोस्त. आप कौन हुए? बेली. यहां पर बेनिफिट किसको मिला? आपको. बेली को मिला. बेलर को मिला क्या? नहीं. मतलब एक तो बेलर को बेनिफिट मिलेगा या बेली को मिलेगा. ग्रेचुअस बेलमेंट का जो पॉइंट नंबर 2 है, मैंने बताया, सबको क्लियर है? और यस और नो? नॉन ग्रेचुअस में क्या लिखा है? उसी के अपोजिट. बोथ द पार्टीज विल गेट बेनिफिट. आपने गाड़ी किराए पर ली, किराए पर, रेंट पर. ओला कैब्स, ओला पता है कि नहीं? अरे यस और नो? तो आपने ओला कैब्स अगर किराए पर ली, कंसिडरेशन है ग्रेचुअस बेलमेंट वहां पर होगा या नॉन ग्रेचुअस होगा? नॉन ग्रेचुअस. आजकल जूम कार आई, जूम कार. जूम कार में आप खुद ड्राइव करते हो. आपने जूम कार किराए पर ले ली, तो इन दैट केस, पता है कि नहीं जूम कार? देखो ये नॉलेज अपडेशन जो मैं करता हूँ उसकी अलग से फीस है, बोला क्या? ध्यान दो. तो ये जूम कार का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जूम कार इतनी बढ़िया उसका फैसिलिटी सिस्टम है. अगर मैं वो कार लेता हूँ किराए पर और मैं पुणे से कुछ 30-40 किलोमीटर घूम गया, घूम कर मतलब घूम कर आया, और घूम कर आने के बाद एक जगह पर मैं रुक गया, गाड़ी वहां पर मैंने पार्क कर दी, गाड़ी वहीं पर मुझे छोड़ के चला जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो उनके सिस्टम से कार को लॉक कर देते हैं. कार का सिस्टम लॉक हो जाता है, कार उसको यूज नहीं करते आता किसी पर्सन को, और फिर उनका कोई बंदा जाकर कार वहां से पिकअप कर लेगा. मतलब आपको कार उनको वापस सेंड करने की जरूरत नहीं है. आपका काम जहां पर खत्म हुआ वहीं पर कार छोड़ दो, दे विल टेक द डिलीवरी. अब जूम कार अगर आपने ली रेंट पर, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दोनों को बेनिफिट मिलेगा. सो बोथ द पार्टीज विल गेट द बेनिफिट. क्लियर है? नंबर 3 क्या दिया? बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू डिफेक्ट. कुछ स्टूडेंट्स को लिखते नहीं आया होगा, पढ़ते नहीं आया होगा. इट इज लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन गुड्स ओनली व्हेन ही इज अवेयर ऑफ डिफेक्ट. सर कुछ नहीं समझा? तो लो सुनो. क्लास में सबसे शैतान कौन है? गोविंद. ओके, गोविंद सबसे शैतान है. उसके बाद दूसरा शैतान कौन है? रुद्राक्ष. ओके, दूसरा शैतान रुद्राक्ष है. ओके, तीसरा शैतान कौन है? तेजस कौन है? अच्छा, तेजस तीसरा शैतान है. ठीक है, हमारे यहाँ 3 शैतान है, एक तेजस, एक रुद्राक्ष और एक गोविंद. अब सुनते हैं. रुद्राक्ष ने नई पल्सर ले ली. रुद्राक्ष नई पल्सर लेकर क्लास में आया. जैसे ही लगी, वाह मत करो, सुनो पहले. रुद्राक्ष नई पल्सर लेकर जैसे क्लास में आया, गोविंद खड़ा ही था. गोविंद ने देखा, ए पल्सर ला, चल दिखा, चक्कर मार के आता हूं. अब गोविंद ने रुद्राक्ष से पल्सर
जॉय राइड, उसे क्या कहते हैं, जॉय राइड के लिए ली, मैं एक चक्कर मार के आता हूं। गोविंद के पास पल्सर आ गई, रुद्राक्ष इज द बेलर, गोविंद इज द बेली, और ये सुनो, और दोनों में जो कॉन्टैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है वो ग्रेचुअस हुआ है, ग्रेचुअस बेलमेंट हुआ है ना। ग्रेचुअस बेलमेंट कैसे हुआ है, यहां पर गोविंद को पल्सर मिली है जॉय राइड, जिसमें गोविंद एंजॉय करेगा, बेनिफिट लेगा, रुद्राक्ष को क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, मतलब इट इज अ ग्रेचुअस बेलमेंट, यस और नो। अब सुनो, हमारे ग्रेचुअस बेलमेंट में रुद्राक्ष कौन है, बेलर, गोविंद कौन है, बेली। गोविंद ने पल्सर ली, चक्कर मारने के लिए उसने जैसे पल्सर 100 मीटर 200 मीटर आधा किलोमीटर चलाई, पता चला पल्सर में ब्रेक ही नहीं है, पल्सर में ब्रेक ही नहीं है, तो गोविंद ने पल्सर ठोक दी, पल्सर गैराज में, गोविंद हॉस्पिटल में, नई पल्सर गोविंद ने ठोक दी। अब ऐसे केस में गोविंद हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल का जो भी मेडिकल खर्चा होगा, सुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं एक इजी एग्जांपल के थ्रू, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हुआ, क्या गोविंद रुद्राक्ष से रिकवर कर सकता है, हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सुनो कैसे, अगर रुद्राक्ष को पता था पल्सर में ब्रेक नहीं है, उसको बहुत दिनों से गोविंद को मजा चकाना था, उसने जानबूझ के, उसे पता था जैसे मैं जाऊंगा गोविंद जरूर जॉय राइड मांगेगा, वो बराबर से ब्रेक लूज करके, या ब्रेक जब नहीं थे और गोविंद के हाथ में पल्सर थाम देता है। अगर रुद्राक्ष को पल्सर के अंदर ब्रेक नहीं है ये अगर पहले से पता होता, और अगर गोविंद उसके बाद जॉय राइड करते वक्त अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो रुद्राक्ष इज लायबल टू गोविंद इवन दो कॉन्टैक्ट इज ग्रेचुअस बेलमेंट, ग्रेचुअस बेलमेंट होते हुए भी रुद्राक्ष गोविंद को मेडिकल खर्चे के लिए लायबल है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। बट अगर रुद्राक्ष ये साबित कर दे, माय लॉर्ड नई गाड़ी थी, मैं जब तक चला कर आया कुछ नहीं था, आई डोंट नो उसके बाद ब्रेक कैसे फेल हुआ है, बट मुझे वाकई में पता नहीं था, तो उस केस में रुद्राक्ष गोविंद को लायबल नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर बेली को डिफेक्ट इन गुड्स, डिफेक्ट इन गुड्स के लिए लायबल तभी होगा जब गुड्स का डिफेक्ट बेलर को पता हो। अगर गुड्स के अंदर का डिफेक्ट बेलर को पता हो तो बेलर बेली को लायबल होगा फॉर लॉस, वरना बेलर लायबल नहीं होगा। अब वो पॉइंट नंबर 3 फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, बोलो। इफ द बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन गुड्स ओनली व्हेन ही इज अवेयर ऑफ, द बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन द गुड्स ओनली व्हेन, बोलो ना, ओनली व्हेन ही इज अवेयर ऑफ द डिफेक्ट। अगर उसे पता होगा तो ही वो लायबल है ना। मैंने जो एग्जांपल दिया सबको समझा। उसके अपोजिट नॉन ग्रेचुअस में क्या लिखा है, बिल इज लायबल फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन गुड्स वेदर इज अवेयर और नॉट। तेजस नाम का एक बंदा था, तेजस बड़ा शैतान था। अब उसने कार किराए पर ले ली, रेंट पर, गोवा जाने के लिए। कार जैसे ही वो कार लेकर पुणे गोवा एक्सप्रेस हाईवे पर चला गया, 40 किलोमीटर दूर पुणे से कार सडनली रास्ते के बीच में रुक गई, इंजन लॉक हो गया, और सडन रुकने की वजह से तेजस के सर पे इंजरी हो गई, एंड कार के अंदर का जो स्टीयरिंग उसके सर पर लगा, ही सफर्ड इंजरी। अब इस केस में तेजस ने कार किराए पर ली थी कि नहीं, इट वाज अ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, अरे यस और नो। तेजस बेलर को कॉल करता है, कहता है तुमने जो मुझे कार दी उसके इंजन में अचानक से प्रॉब्लम आ गया, इंजन रुक गया है और कार लॉक हो गई है। वो जो बेलर है वो कहता है ओ माय गॉड, मुझे वाकई में पता नहीं था इंजन में ऐसा प्रॉब्लम है, अगर मुझे पता होता तो मैं वो कार नहीं देता, कोई और कार देता तुम्हें। अब बेलर को पता वाकई में नहीं था, ही वॉज नॉट अवेयर कि इंजन में प्रॉब्लम है, वरना वो वाकई में नहीं देता। अब इस केस में क्या तेजस उस बेलर से कार अपने हुए हुए इंजरी का एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस। Why yes? Listen, read क्या दिया है? Bill is liable for the loss due to defect in goods whether he is, अरे whether he is aware or not। अब मुझे स्टूडेंट बोलते सर क्यों, अंडरस्टैंड द रीजन, रीजन भी बता रहा हूं। अगर तेजस को एक्सपेंसेस इंजरी हुआ है और तेजस उस बेलर के खिलाफ कोर्ट में जाता है, बेलर कहता है माय लॉर्ड मुझे नहीं पता था कार में कोई क्या डिफेक्ट है, वरना मैं कार कभी देता नहीं। बेलर अगर ये कहता है कि मुझे नहीं पता था, दैट इटसेल्फ इज द नेग्लिजेंस ऑफ बेलर। वो अपने आप बेलर का एक नेग्लिजेंस है, बिकॉज बेलर का बिजनेस क्या है, कार किराए पर देना। अगर उसका बिजनेस कार किराए पर देना है तो उसका ये ड्यूटी है कि हर कार को किराए पर देने से पहले चेक करे
कि वो प्रॉपर है या नहीं। अगर उसने बगैर चेक किए इस तरह से दी है और बाद में कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, उस केस में लायबल 100% होगा, भले उसे पता हो या ना हो। मतलब नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे ना, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर को पता हो या ना हो, वो बेली को लायबल होगा फॉर डिफेक्ट इन गुड्स। ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर को अगर डिफेक्ट इन गुड्स के बारे में पता होगा तो ही वो लायबल होगा। सबको समझा? पॉइंट नंबर 3 आप डिस्कस, जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल, वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बस ऐसे ही आएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज ओवर। पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया है? डीलर इज लायबल टू, बोलो, बेयर बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ग्रेचुअस बेलमेंट का। आपके दोस्त ने जब गाड़ी नई खरीद ली, आपने दोस्त से गाड़ी ले ली, ग्रेचुअस बेलमेंट हुआ, गाड़ी की टंकी फुल थी, आपने एक हफ्ते के लिए उससे कार ले ली, ऐसे ही चलाने के लिए, एक हफ्ता टेस्ट करने के लिए। 3 दिन तक आपने कार अच्छी से चलाई, चौथे दिन आपसे कार का कुछ एक्सीडेंट हो गया या कार के इंजन में प्रॉब्लम हो गया। कार के इंजन में प्रॉब्लम होने से कार बंद हो गई। आपने एक हफ्ते के लिए ली थी, आपने 4th डे ही आपको फ्रेंड को फोन करके कार लौटा दी, क्योंकि कार का क्या हुआ, इंजन लॉक हो गया और कार बंद हो गई। अब ऐसे केस में कार को गैरेज में दिखाने का जो खर्चा है वो आपका फ्रेंड बेयर कर रहा है, बिकॉज वो ग्रेचुअस बेलमेंट है। आपने 3 दिन तक कार को यूज किया, पेट्रोल का जो खर्चा था वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस था। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो, कार के गैरेज का खर्चा दोनों किसने बेयर किया? बेलर ने। अगर आपका फ्रेंड उस केस में गैरेज का खर्चा करता भी है, वो आपसे रिकवर नहीं कर सकता है, वो आपको स्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर इज लायबल बोथ फॉर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। दोनों के लिए लायबल कौन है? बेलर, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन है ना, वो करते का। पॉइंट नंबर 4 का अपोजिट जो दिया वहां पर नॉन ग्रेचुअस में, बेलर इज लायबल ओनली फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी खर्चे के लिए बेलर लायबल नहीं है। वही पॉइंट मॉडिफाई करो। आपने कार रेंट पर ली, किराए पर, कार का पेट्रोल का खर्चा ऑर्डिनरी है, एक हफ्ते के लिए लिया। आप कार जब यूज कर रहे थे, 5वें दिन कार बंद हो गई, आपने ओनर को कॉल किया, उसने कहा कार का जो भी खर्चा तुम कर लो, आने के बाद मैं देख लूंगा। अरे या सोनो, आप आने के बाद आपने पर किलोमीटर उसे पैसा दे दिया, कार का पेट्रोल का खर्चा किसने बेयर किया? आपने बेयर किया, बट कार का एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा जो किया गैरेज का, वो आपको किसने रियम्बर्स किया? बेलर ने। मतलब नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर सिर्फ क्या पे करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा। ऑर्डिनरी तो बेली को ही बेयर करना है, झेपते ना सगळ्यांना, सब लोग है ना मेरे साथ? पक्का? कितने कितने पॉइंट देखे अभी तक? 4। 5वां पॉइंट क्या लिखा है? बहुत सिंपल है वो। आप इट कैन बी टर्मिनेटेड ग्रेचुअस एनी टाइम। जब आपने आपके फ्रेंड से 7 दिन के लिए कार ली थी, उसकी तीसरे दिन उसका फोन आया, भाई मुझे आज की आज कार चाहिए, मेरा कोई रिश्तेदार आ रहा है, मुझे इसे पिकअप करना है, मुझे आज ही कार चाहिए। आप उसे बोलोगे कि नहीं नहीं एक हफ्ते बाद दूंगा। अरे भाई तुझे दी वही नसीब समझ, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फोकट है। तो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रेचुअस बेलमेंट है, तो बेलर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। मान लो आपने कार किराए पर ली एक हफ्ते के लिए, 3rd डे उस बेलर ने कॉल किया, बोला कार लौटा दो। अब बोलोगे पागल है क्या, पैसे दे रहे फोकट में नहीं ले रहे, एक हफ्ते के लिए लिया, एक हफ्ते बाद ही देंगे। मतलब नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो बेलर उसे कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक पीरियड खत्म ना हो तब तक। पढ़ो उधर क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। वो कर देगा। नॉर्मली क्यों लिखा है? आपने कार को तीसरे दिन ही ठोक दिया तो वो 7 दिन तक वेट करेगा क्या? और ठोकने तक वो आपको क्या करेगा? वो इमीडिएटली 3rd डे बोल देगा, क्या बोलेगा? कार लौटा दो। अरे यस और नो? सो दैट वाज पॉइंट नंबर 5 नॉर्मली। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है? इट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ बेलर बट नेचुरल। ग्रेचुअस बेलमेंट है, बेलर का डेथ हो गया है तो बेली उस गुड्स को रख नहीं सकता, बेली को गुड्स लौटा देना है। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, आपने जिससे कार किराए पर ली थी 7 दिन के लिए, 3rd डे उसका डेथ हुआ तो भी आपको कार लौटाने की जरूरत नहीं, 7 डेज बाद ही आप लौटाओगे, उसके लीगल एस को दोगे। उन्होंने कहा इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द डेथ, क्योंकि उस केस में लीगल एस पिक्चर में आते करते। 6 डिफरेंसेस आप डिस्कस, 7th डिफरेंस आप दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखोगे।
सिक्स तो देख लिया ना, सेवन पॉइंट आप लिखो जी, चलो लिखो सब लोग। सेवन में ग्रेचुअस में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल नंबर वन, जॉय राइड। आप लिखो जॉय राइड ऑफ अ बाइक, जॉय राइड ऑफ अ बाइक फ्रॉम फ्रेंड, या कॉमा, या मतलब कॉमा दो, कॉमा बुक टेकन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड का बुक लिया है। ये ग्रेचुअस का एग्जाम्पल। नॉन ग्रेचुअस, कार ऑन रेंट, नॉन ग्रेचुअस लिखो कार ऑन रेंट, चलेगा ना? वो करते का नॉन ग्रेचुअस ग्रेचुअस हो गया। बेलमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, बेलमेंट के टाइप्स। बेलमेंट के लेकर हमने क्या देखा है? बोलो, बेलमेंट को लेकर बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट देखा है, टाइप्स देखा है। नेक्स्ट हेडिंग आप आपके नोट्स में दो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। क्या हेडिंग दोगे? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। अब ऐसा क्यों लिखा है वो लिखने से पहले समझ लो प्लीज, डोंट राइट फर्स्ट, अंडरस्टैंड। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेली के ड्यूटीज है ना, ड्यूटीज, जो बेली के ड्यूटीज है वही बेलर के राइट्स है। बेली का जो फर्ज होगा वो बेलर का राइट होगा। मतलब जो बेलर का ड्यूटी होगा वो किसका राइट होगा? बेली का राइट होगा। वो करते का मतलब हमें ड्यूटीज ऑफ बेली देख लिया तो हमें राइट्स ऑफ बेलर भी समझ में आ गए। ड्यूटीज ऑफ बेलर देख लिया तो राइट्स ऑफ बेली भी समझ में आ गए, और इसलिए हमने उस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली को दो ही एरोज में ड्रॉ किया। अब आप क्या करोगे? साइमल्टेनियस लिखोगे। साइमल्टेनियस मतलब एक ड्यूटी बेली का फिर एक ड्यूटी बेलर का, सो दैट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन यू हैव टू कंप्लीट। पहले लिखो फिर मैं डिस्कस करता हूं। कुछ नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा जानबूझकर, आप मेंटली भी क्लास में होनी चाहिए। मैंने कुछ वहां पर स्किप नहीं किया, मैंने सिर्फ वो हेडिंग स्किप किया है और वहां पर राइट्स एंड ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ बेली और वो किया है। उसके लिए सर करने की क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर वन से आपको दिख ही रहा है, और इसके बावजूद इसको नहीं समझाना, वेट करो।
Shall I discuss now? प्लीज कॉन्सेंट्रेट वन बाय वन. कुछ रहा है तो बाद में कंप्लीट करो, मैं डिस्कशन में आ रहा हूं. पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ बेली. बेलर कौन है, बेली कौन है, इसको लेकर आप किसी को कोई शक नहीं है. ड्यूटी नंबर 1 बेली का दिया है, बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड एल्स लायबल टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस. बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर एल्स इज लायबल टू टेक व्हाट, compensate for the loss. Listen carefully what it means. एक एग्जांपल देता हूं. एक पर्सन ने कार किराए पर ली, कार लेकर वो दूसरे शहर चला गया. दूसरे शहर में वो एक पार्किंग एरिया में प्रॉपरली उसने कार को पार्क किया, कार को पार्क किया, कार को विंडोज को प्रॉपरली लॉक किया, कार को पार्किंग एरिया की पार्किंग फीस दी और अपने काम से चला गया. शाम को काम करके जब लौटा तो कार वहां से चोरी हो गई थी. कार वॉज स्टोलन. अब उसने तो कार रेंट पर ली थी. अब ऐसे केस में अगर उसने कार रेंट पर ली है, कार चोरी हो गई है, whether he is liable to the bailor for the loss or theft of car or not? The answer is no. Why? बेली का ड्यूटी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में टू टेक रीजनेबल केयर, मतलब प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड. अगर उसने प्रॉपर केयर लिया है बेली ने और ये उसने साबित कर दिया तो बेलर को होने वाले नुकसान के लिए बेली लायबल नहीं है. अगर वो सेम बंदा दूसरे शहर गया, कार पार्क किया बट कार को प्रॉपरली लॉक नहीं किया और शाम में जब आया तो देखा कार चोरी हो गई है, ये साबित हुआ कि बेली ने प्रॉपर केयर नहीं लिया था, उस केस में होने वाले नुकसान के लिए लायबल कौन होगा, बेली. तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भले ही बेली से गुड्स का नुकसान हो जाए, बेली गुड्स का प्रॉपर केयर लेने के बाद अगर नुकसान हो जाए तो बेलर को होने वाले नुकसान के लिए बेली लायबल नहीं है. बट अगर बेली प्रॉपर केयर नहीं लिया है, ये बेलर ने साबित कर दिया, उस केस में बेली लायबल होगा. वो करते का पक्का. ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझा है? लॉक कर दूं? अरे हाँ बोलो, मतलब आगे बढ़ता हूं. पॉइंट नंबर 2 क्या दिया है, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स. मैं थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल ले रहा था कि रुद्राक्ष ने कार रेंट पर ली गोवा जाने के लिए 1 हफ्ता. कार जब उसने रेंट पर ली 1 हफ्ते के लिए, चौथे दिन जब वो गोवा में था, मतलब गोवा में जा रहा था, गोवा में घूम रहा था, चौथे दिन पुलिस की नाकाबंदी में कार का चेकिंग हुआ. पता चला कार के अंदर ब्राउन शुगर, ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशन सब है. अब इसने कार लिया था टूरिज्म पर्पस और कार का वो क्या कर रहा है, अनऑथोराइज्ड यूज कर रहा है. रुद्राक्ष कौन था, बेली. बेली हैज मेड अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स. तो ऐसे केस में बेली ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो होने वाला सारा नुकसान जो होगा वो बेली उसके लिए लायबल होगा, बेलर को. सो बेली का ड्यूटी नंबर 2 है, बेली मस्ट नॉट मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स. सबको समझा? अरे यस और नो? ड्यूटी नंबर 2 सबको क्लियर है? ड्यूटी नंबर 3 में जाते हैं. क्या लिखा है, ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका भी. ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी एल्स लायबल फॉर लॉस आफ्टर एक्सपायरी. मतलब क्या, सुनो. रुद्राक्ष ने कार 1 हफ्ते के लिए रेंट पर ली थी गोवा के लिए. एग्जाम के बाद गया गोवा 1 हफ्ते के लिए. 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गया है, 15 दिन हुआ गोवा में ही बोल रहा है अब एक रिजल्ट के बाद ही आऊंगा सीधा. अब जिससे उसने कार रेंट पर ली थी उसने तो 1 हफ्ते के लिए दिया था, यस और नो? सुनो, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं. रुद्राक्ष ने 15 दिन बाद, जब वो गोवा में ही था, 15 दिन बाद भी वो एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में गया मूवी देखने. उसने कार को प्रॉपरली पार्क किया, लॉक किया प्रॉपरली, पार्किंग की फीस दी, मूवी देखने गया, मूवी देखकर आया, कार चोरी हो गई थी. अब इस केस में रुद्राक्ष बेलर को लायबल होगा या नहीं होगा? होगा. क्यों होगा? बिकॉज कार का एक्सपायरी पीरियड चला गया है. कार कितने दिन के लिए रेंट पर दी थी? 7 डेज के लिए. अगर यही बात 7 दिनों के अंदर होती, रुद्राक्ष लायबल नहीं होता. पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी एल्स, बोलो, एल्स लायबल फॉर लॉस आफ्टर एक्सपायरी. आफ्टर एक्सपायरी बाद कैसा भी लॉस हो बेली लायबल होगा. वो करते का 3 ड्यूटीज देखे,
चौथा ड्यूटी और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ड्यूटी टू रिटर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। इसलिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल एग्जांपल दे रहा हूं, आपका टेक्स्ट बुक एग्जांपल, you'll be laughing. यस, ड्यूटी टू रिटर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कहते हैं हम? ए हैज अ काव, COW काव, एंड ए गोज टू बी, बी के पास ए अपना काव, COW काव रख देता है सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज ए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है 1 महीने के लिए, काव की देखभाल के लिए रख देता है। एक महीना आउट ऑफ स्टेशन आता है, 1 महीने बाद फिर से लौटता है। बाय दिस टाइम द काव, COW काव हैज गिवन बर्थ टू काफ, CLF काफ। अब क्वेश्चन ये आता है, ए ने जब काव बी के पास रखा था, ए कौन था? बेलर, बी कौन था? बेली। नाउ वेदर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट? यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्यों? क्या लिखा है वहां पर? ड्यूटी टू रिटर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। बेली जो बी है, उस केस में काफ को अपने पास रख नहीं सकता है, उसे काव के साथ काफ भी देना पड़ेगा, वो कर देगा। सेम पॉइंट एग्जाम में इसको लेकर शेयर्स पर कुछ आता है। शेयर्स, एक पर्सन ने अपने शेयर्स बैंक में गिरवी रखे, प्लेज, प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, हम देखेंगे। लोन लिया 2 साल के लिए, कुछ 9 महीने बाद जिस कंपनी के 1000 शेयर्स उसने प्लेज किए थे, गिरवी रखे थे, उस कंपनी ने 1:1 बोनस दिया। मतलब 1000 के शेयर्स अब कितने हो गए? 2000, 1:1। 2 साल बाद जब पूरा लोन रिपे हो गया, अब बैंक उस पर्सन को 1000 शेयर्स देगी या 2000 देगी? 2000। रिटर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, वो कर देगा। सो ड्यूटी नंबर 4, ड्यूटी टू रिटर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सबको क्लियर है? ड्यूटी नंबर 3, टू रिटर्न बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी, वो क्लियर है? ड्यूटी नंबर 2, बोलो, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, वो क्लियर है? ड्यूटी नंबर 1, टू टेक रीजनेबल केयर एल्स लायबल फॉर द लॉस। ड्यूटी नंबर 5 क्या दिया? ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। इसको लेकर आपके नोटबुक में आप लिखो नीचे, सब लोग उधर ही, मैं जो बोल रहा हूं, ड्यूटी टू मिक्स बेलर्स गुड्स जो दिया ना, उसको लेकर अब नीचे लिखो, हेडिंग दो, मिक्सचर ऑफ गुड्स। मिक्सचर ऑफ गुड्स, मिक्सचर मतलब क्या? गुड्स को मिक्स करना एक दूसरे के साथ। अगर बेली ने बेलर के गुड्स का मिक्सचर किया, 2 बातें हो सकती है, बेलर की मर्जी से किया या बेलर की मर्जी के बगैर किया, तो हम कहेंगे विद द बेलर्स कंसेंट, विद द बेलर्स कंसेंट, या हम कहेंगे विदाउट द बेलर्स कंसेंट, बेलर की मर्जी के बगैर। अगर बेलर की कंसेंट से हुआ है मिक्सचर, तो जो भी मिक्सचर हुआ है उसमें बेलर बेली दोनों का कैसे इंटरेस्ट होगा? प्रोपोर्शनेट। तो आप लिखोगे बेलर एंड बेली, बेलर एंड बेली शैल हैव, बोलो, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। प्रोपोर्शनेट मतलब दोनों का इक्वल होगा लगभग। उस गुड्स को कुछ होता है मिक्सचर करते वक्त, तो दोनों इक्वली लायबल है ना, बिकॉज वो किसकी मर्जी से हो रहा है? अरे किसकी मर्जी से हो रहा है? बेलर की मर्जी से हो रहा है ना। मिक्सचर बेली भले ही कर रहा है, बट बेलर के कहने के बाद कर रहा है ना, दोनों की मर्जी से हो रहा है, तो गुड्स को कुछ भी हुआ, बेलर बेली इक्वल लायबल है, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है। अगर बेली ने मिक्सचर किया बेलर के मर्जी के बगैर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बेलर की मर्जी के बगैर हुआ है, तो देखो उसमें 2 बातें होगी। नंबर 1, गुड्स कैन बी, लिखो गुड्स कैन बी सेपरेटेड। जो मिक्सचर हुआ है ना बेलर की मर्जी के बगैर, उस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लो बेली ने बेलर के जो राइस के बैग्स थे, राइस बैग्स, उनको किसी वीट, गेहूं के बैग्स के साथ मिक्स कर दिया, उनको अलग कर सकते हैं। तो गुड्स कैन बी, गुड्स मिक्स्ड कैन बी, बोलो, कैन बी सेपरेटेड। जो गुड्स मिक्स हुए उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। या सेकंड क्या होगा? बोलो,
गुड्स मिक्स्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, दो में से एक ही होगा ना, गुड्स मिक्स्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड। ध्यान लगा के मुझे बोलो, अगर गुड्स जो मिक्स किए बेली ने बेलर के और वो सेपरेट हो सकते हैं, तो गुड्स को सेपरेट करने का जो खर्चा है वो कौन बेयर करेगा? तो हम कहते हैं अगर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन expenses of separation shall be incurred by whom? अरे बोलो बेली। बट अगर वो मिक्सचर किए हुए गुड्स अलग नहीं कर सकते, बेलर का कंसेंट भी नहीं है, और वो मिक्सचर किए हुए गुड्स, मान लो ऑयल था, ऑयल बेलर का, और वो ऑयल बेली ने किसी और ऑयल के साथ मिक्स कर दिया, और वो मिक्सचर अलग नहीं हो सकता है, गुड्स मिक्स्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, बेलर का कंसेंट भी नहीं है, तो उस केस में ऑल द लॉस, आप लिखोगे ऑल द लॉस ऑफ बेलर shall be compensated by Bailey, shall be compensated by Bailey। देखो दोनों में फर्क है, कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर कैन बी सेपरेटेड है तो बेली उस केस में सिर्फ खर्चा, गुड्स को अलग करने का जो खर्चा है, सेपरेशन एक्सपेंसेस, उतना बेयर करेगा। अगर सेपरेट हो सकते हैं तो सिर्फ सेपरेशन एक्सपेंसेस बेली बेयर करेगा, बट सेपरेट नहीं हो सकते तो गुड्स का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? बेली खुद। अरे यस सुनो, बट अगर मिक्सचर बेलर की मर्जी से हुआ है तो उस केस में बेली को अकेले को बेयर करने की जरूरत नहीं, दोनों कुछ नुकसान होता है तो दोनों की इक्वल लायबल है, करता है। बेली का ड्यूटी नंबर कौन सा देखा है? 5। ड्यूटी नंबर 5 सबको समझा है पक्का? ड्यूटी नंबर 6, लास्ट ड्यूटी फॉर द डे। व्हाट इज द ड्यूटी नंबर 6? बोलो। ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, रॉन्ग टाइटल ऑन द गुड्स। मतलब क्या? सुनो, बेली के पास जो बेलर के गुड्स आए, बेली को पता चल गया है कि बेलर इस गुड्स का असली मालिक नहीं है, बेलर ने ये गुड्स किसी से लिए है, बेलर इस गुड्स का असली मालिक नहीं है, ये बेली को पता चल गया। बेली मौके पर चौका नहीं मार सकता है, बेली को उस गुड्स का ओनरशिप क्लेम करने का राइट नहीं है। भले उसे पता है कि बेलर उस गुड्स का असली मालिक नहीं है, फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के तहत जब उसका यूज कंप्लीट हो जाएगा उसे गुड्स लौटा देने। वो बेलर अगर ट्रू ओनर नहीं है, इसको देखते हुए बेली उस गुड्स पर अपना ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। एडवर्स टाइटल या रॉन्ग टाइटल मतलब क्या? वो उसके ऊपर अपना अधिकार, ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। बेलर के गुड्स को बेली अपने गुड्स कहते हुए क्लेम कर सकता है क्या? नहीं। कितने ड्यूटीज देखे? 6। बगैर देखे मुझे बोलो पहला ड्यूटी में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? रीजनेबल केयर, वरना लायबल फॉर लॉस। दूसरे में अनऑथराइज्ड यूज। तीसरे में रिटर्न बैक बिफोर ऑन एक्सपायरी और ऑन और बिफोर एक्सपायरी। चौथा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। पांचवा मिक्सचर ऑफ गुड्स, मिक्सचर में विद द बेलर्स कंसेंट, प्रोपोर्शनेटनेस, विदाउट द बेलर्स कंसेंट। सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेशन एक्सपेंसेस, सेपरेट नहीं हो सकते, पूरा खर्चा। एंड लास्ट 6 वक्त नॉट टू सेट अप रॉन्ग टाइटल। सबको क्लियर है? क्विकली आपके नोट्स में क्वेश्चंस में आ जाओ सब लोग। चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के नीचे बेलमेंट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बेलमेंट ऑफ प्लेज के क्वेश्चंस है। तो पहले हम बेलमेंट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। बेलमेंट का वो क्वेश्चन देखने से पहले सुन लो प्लीज ऑल ऑफ यू, फटाफट जो आज डिस्कस किया बेलमेंट में, सब लोग पहले आंसर दो, फिर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 मुझे बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितने टाइप्स है? 2, ग्रेचुअस, नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, नॉन ग्रेचुअस मतलब विद कंसिडरेशन। बेलमेंट में एक्चुअली होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बेलमेंट एंटर होने के लिए कितने एसेंशियल एलिमेंट्स है? 7। पहला डिलीवरी, दूसरा गुड्स, तीसरा बाय वन पर्सन बेलर, चौथा बाय टू अनदर पर्सन बेली, पांचवा बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, छठा
purpose to be returned, purpose and सातवा to be returned back either in original, altered or disposed of according to actions of bailor. ये 7 एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वैलिड होगा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज बेलमेंट, आया है व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट. ये 7 एलिमेंट्स लिखने हैं. मनी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट इज नॉट अ बेलमेंट. रीजन नंबर 1, there's a money received returned back is not in identical form, it is in equivalent form and there's a data creditor relationship. उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का. हमने देखा ग्रेचुअस बेलमेंट नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में डिफरेंस, जिसमें हमने देखा नंबर डिफरेंस में इंपॉर्टेंट देखा था कि ग्रेचुअस में एक तो बेलर को फायदा होगा या बेली को होगा, नॉन ग्रेचुअस में दोनों को फायदा होगा. ग्रेचुअस में बेलर डिफेक्ट इन गुड्स के लिए लायबल तभी होगा जब उसे पता है, नॉन ग्रेचुअस में उसे पता हो या ना हो वो लायबल होगा. ग्रेचुअस में ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा दोनों बेलर पे करेगा, नॉन ग्रेचुअस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा बेलर देगा. ग्रेचुअस कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, नॉन ग्रेचुअस टर्मिनेट हो नहीं सकता, ओनली ऑन एक्सपायरी. ग्रेचुअस बेलर के डेथ से टर्मिनेट होगा, नॉन ग्रेचुअस टर्मिनेट नहीं होगा, वो लीगल आएंगे. सबको समझ है. उसके बाद हमने देखा ड्यूटीज ऑफ बेली एंड बेलर, सॉरी तो जिसमें ड्यूटीज ऑफ बेली देखे 6 ड्यूटीज अभी भी डिस्कस किए. क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा मुझे बोलो. Whether the following constitutes a contract of बेलमेंट. नीचे दिए हुए दोनों क्वेश्चंस में बेलमेंट है कि नहीं पूछा है. नंबर 1, वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ. बोलो. आंसर नो है. रीजन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. कीज अपने पास रखे ना, बेलमेंट के लिए क्या जरूरी है आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यहां पर कीज दिए नहीं इसलिए बेलमेंट होगा नहीं. नंबर 2, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी. सीजर मतलब क्या, जब्त करना. क्या बेलमेंट है? यस, बिकॉज गुड जब सीज हुए कस्टम्स के पास चले गए, ओनरशिप भले उसके पास है, ट्रू ओनर के पास. ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जब वो कस्टम्स ड्यूटी देगा गुड्स मिल जाएंगे वापस, तो सेकंड केस में यस इट इज बेलमेंट. वो कर देगा. इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, 13 सब लोग, और मुझे उसका आंसर बोलो 13 का. डायग्राम ड्रॉ करना की फैक्टर है 13 में. Whether B is liable? Yes, is liable because ये कौन सा बेलमेंट का टाइप है? नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है. और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में बेली को पता हो या ना हो. यहां पर उसे पता नहीं था, स्टूडेंट एग्जाम में कहते हैं पता नहीं था, वो लायबल नहीं है. बट आपको कहना है पता हो या ना हो, नॉन ग्रेचुअस है, बेली लायबल होगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस किया ना. अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन भी ले लो. ये चारों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आप प्रॉपर्ली करोगे विथ अ प्रोफॉर्मा डायग्राम. वर्चुअल स्टूडेंट्स में क्लास में आके चेक करूंगा, ध्यान दो. हाँ, ऐसा पनिशमेंट दूंगा फिर आप दोबारा होमवर्क ना करने की गलती नहीं करोगे. प्लीज डू द होमवर्क. 14, 15, 16, 17 में डायग्राम मस्ट है, और कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा प्रोविजन लिखो और कंक्लूजन लिखो. इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.